जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउंस। इस रिलेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत हम समझेंगे कि हु और हुम का उपयोग कब कब और कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिसको ग्रामर में पता ही नहीं है कि हु और हुम का उपयोग कब और कैसे किया जाता है। और जो हु है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी है ना। तो जब हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तब हु का और अलग से उपयोग पढ़ेंगे। आज हम रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार हु का उपयोग सीखेंगे। चैनल पर नए हैं तो पूरा पहले वीडियो देख लीजिएगा। चैनल के कंटेंट समझ आए, पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए, प्रोनाउन क्या होता है, क्या है, ये सब हमने पहले ही कवर कर लिया है कि पहला फर्स्ट पर्सन के लिए प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के लिए प्रोनाउन कब यूज करें, यदि तीनों प्रोनाउन एक साथ आ जाए तब कैसे यूज करें, ये सब हमने पिछले वीडियो में बता रखा है। साथ ही नाउन की एक कंप्लीट चैप्टर हमने एक आपको करके दी है। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं। आज हम करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। जैसे इसका नाम से ही पता है, रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव का मतलब होता है किसी चीज को कनेक्ट करना या जोड़ना। ठीक है, रिलेटिव का मतलब है किसी चीज को कनेक्ट करना या फिर जोड़ना। प्रोनाउन और नाउन, क्योंकि नाउन के बदले प्रोनाउन आ रहा है तो प्रोनाउन को भी रिलेट करना, प्रोनाउन को भी जोड़ना एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, नाउन से प्रोनाउन और प्रोनाउन से नाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन में हम ये सीखेंगे कि कैसे दो क्लॉजेस को, दो वाक्यों को, दो उपवाक्यों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। आज हम हु और हुम के बीच जो कंडीशंस बनती है और इस दोनों पर ही चर्चा करेंगे कि कब ये कैसे कैसे उपयोग की जाती है। सबसे पहले यहाँ देखिए हमने लिखा है हु। तो हु का जो उपयोग है लिविंग थिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, साथ में हुम का भी उपयोग जो है हमारे लिविंग थिंग के लिए किया जाता है। लेकिन हु का जो उपयोग है या जब हु कब उपयोग किया जाएगा तो वो सब्जेक्ट के रूप में उपयोग किया जाएगा। किसी सब्जेक्ट के लिए हु का उपयोग होगा। ठीक है, किसी सब्जेक्ट के लिए हु का उपयोग किया जाएगा या फिर जो सब्जेक्ट है, यदि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो डूअर होगा, जो कर्ता होगा, है ना, यदि किसी किसी सेंटेंस में ऐसा पता चले कि वहां कर्ता के द्वारा कुछ किया जा रहा है, कुछ वर्क किया जा रहा है, तब हम हु का उपयोग करेंगे। हुम का उपयोग एज ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। किसी वाक्य में यदि डूअर नहीं है, कर्ता है लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा है ना, करता तो है बस वो कर नहीं रहा है, उसके बारे में कुछ कहा गया है, कुछ किया गया है, तब की स्थिति में हम हुम का उपयोग करेंगे। या से सुनिए, हु का उपयोग कब करेंगे, जब कर्ता कुछ कर रहा होगा तब। और हुम का उपयोग कब करेंगे, जब सेंटेंस में कर्ता द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा जबकि उसके बारे में कुछ कहा जाएगा या फिर उससे कुछ बातें डिलीट की जाएंगी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये बातें आराम से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, साथ में ये बात ध्यान रखिएगा, हु और हुम का जो उपयोग है ना, आपके किसी भी नॉन लिविंग थिंग या फिर बेबी, जो चाइल्ड बेबी होता है उसके लिए हम उपयोग नहीं करेंगे हु और हुम का। ठीक है, तो सबसे पहले आज का हमारा पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। आई मेट रोहन हैज जस्ट कम। आई मेट रोहन हु, सॉरी मैं आपका आंसर बता दिया। आई मेट रोहन हैज जस्ट कम। यहाँ पे मैंने ये बताया है हु यदि कुछ कर रहा है ना, हु यदि कुछ क्रिया कर रहा है, हु को या फिर कर्ता के द्वारा कुछ क्रिया किया जा रहा होगा तब हम हु का उपयोग करेंगे। और यदि हु का यदि आप हिंदी मीनिंग निकालना चाहे तो हु का मतलब होता है जो, और हुम का मतलब होता है जिसका या फिर जिसे। ठीक है, तो आई मेट रोहन हैज जस्ट कम। ठीक है, आई मेट रोहन हैज जस्ट कम। तो इस डैश के स्थान पर हम लिखेंगे हु। ठीक है, दो चीजें याद रखिएगा, हु का हम जब भी उपयोग करेंगे, है ना, ये कीवर्ड है। ठीक है, ये कीवर्ड है। जब भी हम हु का उपयोग करेंगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे वर्ब देखने को मिलेंगी, चाहे वो मेन वर्ब हो या फिर ऑक्सिलरी वर्ब हो। हु के बाद वर्ब हमेशा मुझको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हु का उपयोग हम सब्जेक्ट के स्थान पर या फिर सब्जेक्ट को लिंक करते हुए करते हैं। एक दूसरी बात ये जान लीजिए, जब भी हु और हुम का उपयोग करेंगे तो हु और हुम के पहले जो शब्द होगा उसको हम कहते हैं इंसिडेंट। इंसिडेंट वर्ड, इंसिडेंट वर्ड। ठीक है, इसी इंसिडेंट वर्ड के हिसाब से आगे का हमारा क्लॉज सेट होता है। तो आई, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, आई मेट रोहन हु हैज जस्ट कम। मैंने रोहन से मिला जो अभी जस्ट कम आया, जो अभी अभी आया है।
दूसरी वाक्य को ध्यान दीजिए, आई मेट रोहन, यहाँ भी रोहन है और यहाँ भी रोहन है, लेकिन हमको पता नहीं चलेगा कि वो रोहन के लिए कब हु लगाना है, कब हुम लगाना है। वो जब हम आगे क्लॉज पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि वो रोहन कुछ कर रहा है या फिर उसके बारे में कुछ कहा गया है। आई मेट रोहन डैश हु इनवाइटेड। अब इस सेंटेंस को पढ़िए, क्या कहीं रोहन कुछ काम करता हुआ दिख रहा है सेकंड सेंटेंस में ना? फर्स्ट सेंटेंस में तो वो आ रहा था कम, है ना? तो सेकंड सेंटेंस में देखिए, क्या कहीं हमको रोहन कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। आई मेट रोहन हु सॉरी डैश यू इनवाइटेड, मतलब रोहन को इनवाइटेड किया गया है, रोहन कुछ कर नहीं रहा है। इन केस में हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम हु। अब देखिए, यदि हम इसका हिंदी मीनिंग निकालना चाहें तब कैसे निकालेंगे? आई मेट रोहन, मैंने रोहन से मिला जिसे तुमने इनवाइट किया था। मैंने रोहन से मिला या फिर मैं रोहन से मिला जिसे तुमने इनवाइट किया था। तुमने, आपने, जो भी है, ठीक है। पहले सेंटेंस में उसी के अनुसार आई मेट रोहन हु हैज जस्ट कम, मैं रोहन से मिला हूं जो अभी अभी आया है। थर्ड सेंटेंस देखिए, दिस इज द गर्ल डैश वर्क हार्ड। यहाँ पे सेंटेंस में दिस इज द गर्ल्स है ना, ये तो हमारा सब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्ट लिखा गया। अब देखिए इस सेंटेंस में डैश के बाद कहीं पता चल रहा है क्या कि यहाँ पे कुछ काम हो रहा है ना? वर्क हार्ड, मतलब यहाँ हार्ड वर्क की बात की गई है। तो हार्ड वर्क कौन करेगा? जो हमारे सेंटेंस में जो करता होगी द गर्ल। यदि करता है, यदि वाक्य में कुछ डूअर, कुछ काम होता हुआ दिख रहा है, तब हम यहाँ हु का उपयोग करेंगे। दिस इज द गर्ल हु वर्कड हार्ड, यह वही लड़की है ना, जो हार्ड वर्क करती है, जो कठिन परिश्रम करती है। दिस इज द गर्ल्स, ठीक है, दिस इज द गर्ल्स डैश ऑल प्राइजेस ना, दिस इज द गर्ल्स, ठीक है, दिस इज द गर्ल्स ऑल प्राइजेस, दिस इज द गर्ल, ठीक है, ऑल प्राइज। अब इस सेंटेंस में ध्यान से देखिए, कहीं पे कुछ गलती है क्या? फिल करने से पहले देखिए, यहाँ पे गर्ल्स की जगह में एस नहीं आएगा, है ना? एग्जाम में छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिएगा। जब भी आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि देखिए हम यहाँ प्रोनाउन का चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं या फिर रीड कर रहे हैं, उसमें भी स्पेशल हु और हुम के बारे में ये हमको अभी पता है, इसलिए हमको पता है कि फिल करते समय या तो हुम लिखेंगे या फिर हु लिखेंगे। लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे तब कुछ भी पता नहीं रहेगा, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। जैसे यहाँ लिखा है दिस इज द गर्ल्स, तो ये गर्ल्स ना होकर ये गर्ल्स होगा, गर्ल होगा, ठीक है, यह गर्ल होगा, तो ये एस कट जाएगा। अब पढ़िए, दिस इज द गर्ल ऑल प्राइजेस। क्या इस सेंटेंस में आपको कुछ काम होता दिख रहा है? प्राइजेस मतलब होता है उसका गुणगान करना, तो यहाँ कुछ भी वर्क नहीं है, तो ये हो जाएगा हु। ये वही लड़की है जिसकी लोग तारीफ करते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस का एक ही मतलब निकल रहा है, दिस इज द गर्ल्स whom all prizes, यह वही लड़की है जिसकी सब प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ गर्ल्स कुछ कर नहीं रही है ना, लोगों के द्वारा उसके बारे में कुछ कहा गया है, इसलिए हम यहाँ whom का उपयोग करेंगे। द मैन डैश लिव्ड देयर डाइट यस्टरडे, द मैन, है ना, द मैन लिव्ड देयर डाइट यस्टरडे। तो यहाँ कोई व्यक्ति डैश की जगह में आप क्या लिखेंगे? हु या फिर हु, ठीक है। तो यहाँ पे कोई करता तो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ मरने वाली बात आ रही है, तो मरना भी क्रिया ही है, जैसे जीना क्रिया तो मरना भी क्रिया है, तो यहाँ हम लिखेंगे हु। अगला देखिए, आई फाउंड माई फ्रेंड डैश रिकॉग्नाइज्ड मी एट वंस, आई फाउंड माई फ्रेंड डैश रिकॉग्नाइज्ड मी एट वंस। देखिए अब यहाँ पे क्या कुछ काम होता दिख रहा है कि आपको कर्ता के द्वारा, ठीक है, कर्ता के द्वारा कुछ काम करते दिख रहा है? तो बिल्कुल दिख रहा है कि कर्ता के द्वारा उसके फ्रेंड को पहचाना गया, उसके फ्रेंड को रिकॉग्नाइज किया गया, तब यहाँ भी हम हु का उपयोग करेंगे। मतलब इसका हिंदी मतलब क्या हो जाएगा? आई फाउंड माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड को देखा जो मुझे देखा या फिर रिकॉग्नाइज किया एट वंस। अब देखिए, जैसे हमने आपको एक ट्रिक बताया था, कीवर्ड बताया था कि जब भी हु का उपयोग करेंगे तो हु के बाद कभी ना कहीं आपको वर्ब देखने को मिलेगा। यहाँ पे हैज एक वर्ब है, वर्कड एक वर्ब है ना। सेंटेंस नंबर 5 में देखिए, हु के बाद लिव्ड है जो वर्कड है ना, वर्क है, वर्क बोलता हूँ, एक वर्ब है। और सेंटेंस नंबर 6 में देखिए, ये जो रिकॉग्नाइज्ड है ये भी एक वर्ब है।
उसी प्रकार हुम के बाद आपको कोई भी वर्ब देखने को नहीं मिलेगा। ये हुम के बाद यू आ गया, इस हुम के बाद ऑल आ गया। तो जब भी आप इस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करें तो यदि आप उसका हिंदी मीनिंग या फिर मीनिंग निकाल के नहीं निकाल पा रहे होंगे, अंतर नहीं कर पा रहे होंगे कि हु लगाए कि हुम लगाए, तो इस कीवर्ड का उपयोग कीजिएगा कि हु के बाद हमेशा आपका वर्ब यूज होता है। ठीक है, हु के बाद आपका हमेशा वर्ब फॉर्म यूज होता है। अगले स्लाइड में देखिए, कुछ एडवांस और प्रश्न आपके पास लाया गया है। द मैन डैश इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। ठीक है, इसमें बेशक आपको कुछ वर्क करता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन हम एक ट्रिक के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि हु आएगा कि हुम आएगा। चूंकि यहाँ इज लिखा है, ठीक है, और इज लिखा है मतलब ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के पहले हु आएगा। ये तो आपने कीवर्ड और ट्रिक से पहचान लिया। अब इसका हिंदी मीनिंग करके देखिए। द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। वह व्यक्ति जो ईमानदार है, विश्वास पात्र होता है या फिर विश्वास पात्र है। ठीक है, तो क्या हु की जगह आप कोई अन्य प्रोनाउंस लगा के देख सकते हैं? हुम लगा के देखिए। इसके पहले हमने बहुत सारे पढ़े हैं, है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़े हैं और बहुत सारे प्रोनाउन पढ़े हैं, उसको रख के देखिए क्या ये फुलफिल हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये हु के साथ ही फुलफिल होगा। द मैन हु इज ट्रस्टेड इज हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। मीरा इज द गर्ल डैश ही लव्स। ठीक है, मीरा इज द गर्ल इज लव। अब देखिए, यदि हम ट्रिक के साथ अगर चलना चाहें तो मुझे यहाँ ही दिख रहा है, जबकि मुझे हु के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब चाहिए। ठीक है, यहाँ किसी भी प्रकार की मुझे तो हेल्पिंग वर्ब दिख रही है ना मेन वर्ब दिखी है। दूसरी बात, मीरा के द्वारा यहाँ किसी भी प्रकार का वर्क नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ आ जाएगा हु। अब हिंदी मीनिंग निकाल के देखिए। मीरा इज द गर्ल, मीरा एक वह लड़की है जिसे वह चाहता है, जिसे वह प्यार करता है। मीरा इज द गर्ल whom he loves। ठीक है, तो मीरा वह लड़की है जिसे वह प्यार करता है, जिसे वह चाहता है। सेंटेंस नंबर 3, द बॉय डैश वॉज लेजी वॉज पनिश्ड। द बॉय डैश वॉज लेजी वॉज पनिश्ड। ठीक है, अब इसका मीनिंग निकाल के देखिए। द बॉय वॉज लेजी वॉज पनिश्ड। ठीक है, द बॉय, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? द बॉय। आपको यहाँ पे वॉज दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। एज पर हम ट्रिक के कीवर्ड के माध्यम से चले, ट्रिक के माध्यम से चले, तो यहाँ पे हु उपयोग होगा। द बॉय हु वॉज लेजी वॉज पनिश्ड। वह लड़का जो आलसी था दंडित किया गया। ठीक है, द बॉयज डैश वेयर लेजी वेयर पनिश्ड। यहाँ पे केवल हु का अंतर है, मैंने इसको जानबूझ के लगाया है। यदि यहाँ मैं वाज का उपयोग करता वेयर के स्थान पर, है ना, तो ये मेरा सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि मैंने इसको जानबूझ के दिया। यदि यहाँ बॉयज है तो यहाँ भी मेरा क्या होना चाहिए था? ठीक है, क्या होना चाहिए यहाँ पे? वाज या वेयर, जो भी है इसको देख के बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा वेयर होगा, क्योंकि बॉयज हमारा प्लूरल है और वाज सिंगुलर है, और वेयर क्या चीज है? वेयर हमारा बहुवचन के लिए उपयोग किया था, इसलिए वेयर यहाँ पे सही होगा। इस प्रश्न को रिपीट करने का वजह यही था कि आपको आसानी से पता चले कि एग्जामिनर कहाँ कहाँ गलती कर सकता है ना। कोई जरूरी नहीं है कि आप प्रोनाउन वाले सेक्शन में गलती होगी, हो सकता है उसके वर्ब या फिर उसके जो नाउन है उसमें आपको गलती करने की चांसेस बढ़ा देगा एग्जामिनर। आई होप यूर फ्रेंड विल प्रोटेक्ट यू। अब इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में पहले से आपको प्रोनाउंस फिट करके दे दिया गया है, लेकिन हमको यहाँ हेल्पिंग वर्ब पूछा है। अब जो थोड़ा भी इंग्लिश के बारे में जानते हैं वो सबको पता होगा कि आई के साथ, है ना, इस सेंटेंस को देख लीजिए। ये सेंटेंस मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं, हमारा पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस में विल लगाए, फ्यूचर टेंस में होगा। आई डैश यूर फ्रेंड विल प्रोटेक्ट यू, तो आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। अब इज लगा के देखिए, आई हूँ, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ जो तुमको सुरक्षा देता हूँ, है ना। तो आई के साथ हमेशा एम उपयोग होता है, इसलिए यह आंसर में एम ही लिख कर आना। आई एम द पर्सन हु इज टू ब्लेम, यहाँ इज लिखा है, हम कीवर्ड से पहचान सकते हैं, यहाँ पे हु लिखना होगा। अब इसका हिंदी मीनिंग निकाल के देखिए। आई एम द पर्सन हु इज टू ब्लेम। आई एम द पर्सन, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसे ब्लेम किया गया है।
मैं वही व्यक्ति हूँ जिसे ब्लेम किया गया है। अब कुछ एडवांस प्रकार के हम क्या देखने वाले हैं, स्लाइड्स देखिए। इसमें भी अगर हम ट्रिक लगाएं तो सेम ट्रिक है, हु के बाद कुछ ना कोई मुझे हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब चाहिए, हु के बाद वर्ब है, यहाँ हु के बाद वर्ब है, यहाँ हु के बाद वर्ब है, ठीक है। यहाँ भी हु के बाद वर्ब है, देखिए एम एक वर्ब है, और हु के बाद भी यहाँ इज वर्ब है। तो यहाँ हुम केवल एक बार आया है और इसमें कोई वर्ब नहीं है। तो इस प्रकार से आप ट्रिक से भी पता कर सकते हो कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब देखिए हम कुछ एडवांस टाइप के देखते हैं जो आपको एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करेंगे, और डेली लाइफ में हमारी बोलने चालने के तरीके इतने इंग्लिश में चेंज हो गए हैं, या चेंज गए हैं, या फिर जितनी गलती करते हैं तो हमको ये सही लगने लगता है। पहला सेंटेंस देखिए, रवि लव्स म्यूजिक, हु इज द कैप्टन ऑफ द टीम। ठीक है, सिंपल यदि आप मीनिंग निकालोगे तो यही निकलेगा कि रवि एक लड़का है ना, जिसे म्यूजिक पसंद है और वह टीम का कैप्टन है। ठीक है, रवि लव्स म्यूजिक, रवि म्यूजिक पसंद करता है जो टीम का कैप्टन है। इसका हिंदी मीनिंग यही निकाला है, लेकिन ये ग्रामेटिकल बिल्कुल गलत है। ठीक है, ग्रामर के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि हु और हुम के पहले जो भी वर्ड रहता है ये इसका इंसिडेंट कहलाता है। ठीक है, इंसिडेंटेंट कहलाता है। तो रवि लव्स म्यूजिक, इसका सही मीनिंग क्या लिखा रहा है ये देखिए, रवि म्यूजिक लव करता है और जो म्यूजिक है वो टीम का कैप्टन है। इसका वास्तविक मीनिंग यही निकल के आ रहा है ना। रवि म्यूजिक लव करता है ना, रवि को म्यूजिक पसंद है और म्यूजिक टीम का कैप्टन है, बस यही है। लेकिन देखिए जब भी मैंने पहले बताया है, हु का सबसे पहला तो उपयोग हम किसके लिए करते हैं, लिविंग थिंग के लिए। इसका मतलब हु के पहले कोई ना कोई लिविंग थिंग होनी चाहिए, जबकि यहाँ म्यूजिक है तो यही गलत है। दूसरी बात, ये हमारी बोलचाल की भाषा में इतने चेंजेस हो गए हैं कि हमको ये एक नज़र में सही लगता है। ठीक है, एक नज़र में हमको ये देखने से सही लगेगा कि रवि लव म्यूजिक, रवि म्यूजिक पसंद करता है और टीम का कैप्टन है, हमारे माइंड में बस यही बसा रहेगा। लेकिन एग्जामिनर इसको एक सिरे से पूरा काट देगा यदि आपने इसको सही कहा तो। ठीक है, तो इसका सही क्या होगा, ये अब ये सही हो जाएगा, रवि लव्स हु इज द टीम ऑफ, देखिए कैसे नहीं होगा, रवि हु इज द टीम ऑफ कैप्टन इज लव म्यूजिक। ठीक है, ठीक है, अब देखिए सही क्या हो गया, देखिए रवि हु इज द कैप्टन ऑफ टीम लव्स म्यूजिक। अब ये सही होगा, रवि हु इज द कैप्टन ऑफ टीम लव्स म्यूजिक, ये इसका सही तरीका होगा लिखने का। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द बॉय इज द सन ऑफ माई फ्रेंड हु ओन द फर्स्ट प्राइज। इसमें एक व्यक्ति ये कहना चाहता है कि वह लड़का मेरे दोस्त का फ्रेंड है जिसने फर्स्ट प्राइज जीता है। लेकिन इस सेंटेंस के हिसाब से कुछ अलग ही मतलब निकलने वाला है एज अ ओरिजिनल ग्रामेटिकल रूल। द बॉय इज द सन ऑफ माई फ्रेंड, वह लड़का मेरे फ्रेंड का लड़का है और मेरे फ्रेंड ने पहला प्राइज जीता है। इस सेंटेंस का यही मतलब निकल रहा है। मैंने पहले ही बताया कि हमारे बोलचाल के इंग्लिश बहुत चेंज हो गए हैं, या फिर हम छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देते, इसलिए हम इसका गलत मीनिंग निकाल लेते हैं। वास्तविक में ये पूरी की पूरी गलत है। सबसे पहले ये बताइए, हु के बाद, चलो यहाँ माई फ्रेंड तो समझ आ गया कि लिविंग थिंग है, फिर भी इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल गलत है। तो सही क्या होना चाहिए, द बॉय। ठीक है, द बॉय हु ओन द फर्स्ट प्राइज इज द सन ऑफ माई फ्रेंड। ठीक है, इसका देखिए, द बॉय हु ओन द फर्स्ट प्राइज इज द सन ऑफ माई फ्रेंड, ये सही होगा। ठीक है, द बॉय हु इज द फर्स्ट प्राइज हु ओन द फर्स्ट प्राइज इज द सन ऑफ माई फ्रेंड। तो क्या करेंगे, इसके यहाँ पे है ना, ये हु ओन द फर्स्ट प्राइज ये किसके लिए है, ये बॉय के लिए कहा जा रहा है, इसलिए इस सारे क्लॉज को उठा के बॉय के बगल में रखिए। उसके बाद जो शेष बच गया है इज द सन ऑफ माई फ्रेंड, उसको आप लास्ट में रखिए, तब ये सही होगा। अब इसका हिंदी मीनिंग निकला कि ये वही लड़का है या फिर ये मेरे फ्रेंड का बेटा है जिसने पहली प्राइज जीती है। ठीक है, या फिर एकदम एग्जैक्ट निकाल लीजिए, द मैन हु ओन द फर्स्ट प्राइज, द बॉय हु ओन द फर्स्ट प्राइज, वह लड़का जिसने पहला प्राइज जीता है मेरे फ्रेंड का लड़का है, मेरे फ्रेंड का बेटा है। अगली क्वेश्चन के ऊपर चलिए, द इशू
इज वेरी सेंसिटिव विच शी हैज राइज्ड। मैंने यहाँ विच का उपयोग पहले ही कर लिया है, जैसे हम विच का बाद में पढ़ेंगे, तो अभी फिलहाल हुआ हुम का पढ़ रहे थे, लेकिन इसको भी एक बार देख लिए हुए जस्ट वैसे ही है। द इशू इज वेरी सेंसिटिव, है ना, ये जो मामला है बहुत सेंसिटिव है, जो उसने खड़ा किया है, जो उसने खड़ा की है, सी हैज अराइज। ठीक है, फिर भी यहाँ देखिए ये गलत है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सही। द इशू विच सी हैज राइज्ड इज वेरी सेंसिटिव। ठीक है, इसका सही मीनिंग क्या होगा, द इश्यू विच सी हैज राइज्ड इज वेरी सेंसिटिव। ठीक है, तो इस प्रकार आपको रिलेटिव प्रोनाउन को कंप्लीट करना है। हु और हुम कहाँ का उपयोग होता है ये हम जाने हैं। हु का एक और उपयोग होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के लिए। तो जब भी हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में जब चर्चा करेंगे तो हु को और अलग से पढ़ेंगे, लेकिन रिलेटिव के लिए हु अलग मतलब निकालता है और हु में उसका जवाब आता है हु मतलब कौन। ठीक है, तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो कंटेंट यदि पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा।